हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। डेली हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि हमारे 20 वीक्स तक चलेंगे। तो इसमें आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो भी आपके सिलेबस में प्रोवाइड किए गए हैं टॉपिक, वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेंजिबल असेट्स डू नॉट इंक्लूड, यानी कि टेंजिबल असेट्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है टेंजिबल असेट्स कौन सी असेट्स होती हैं। तो आंसर करिए। गुडविल है, फर्नीचर है, स्टॉक है या कैश है। बहुत सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है गुडविल हमारा टेंजिबल एसेट्स में नहीं आएगा क्योंकि उसको हम टच नहीं कर सकते। बाकी फर्नीचर, स्टॉक और कैश, इन सबको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से मूव करते हैं। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब जो पर्सनल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाता है। आप सबको पता है पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट में हमारे नेचुरल पर्सन आते हैं, जैसे कि राम, श्याम, किसी क्लब का अकाउंट, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करते हैं हम। तो उसका क्रेडिट बैलेंस क्या शो करेगा। हमारे हाथ में कैश है, अमाउंट रिसीवेबल है, इनकम अर्नड है या फिर अमाउंट पेबल है, बताइए। क्या हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट का। देखिए, पर्सनल अकाउंट का मतलब, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि कितनी राशि हमें अभी पेमेंट के लिए है। तो अमाउंट पेबल हमारा राइट आंसर होगा। रिसीवेबल का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंसेस। अब आपको पता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ये एक अकाउंट है, सब्सिडरी बुक है, एक लिस्ट है या फिर फाइनल अकाउंट है, बताइए। क्या है हमारा ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमारा एक लिस्ट है जिसके अंदर हम जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं इसको टी फॉर्म में हम यहाँ पर लिखते हैं। और ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है ये हमारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम या फिर मैथमेटिकल जो एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज ड्यू डेट है। अब एवरेज ड्यू डेट क्या है। मिडिल डेट है करंट अकाउंट की, सर्टेन डेट है जो कि डिटरमाइन करती है की जाती है क्रेडिटर्स और डेटर के द्वारा। एवरेज डेट ऑफ पेमेंट है या फिर डेट ऑफ अकाउंट प्रिपेयरिंग है, बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट की बात करें तो एवरेज ड्यू डेट हमारे लिए एक ऐसी डेट होती है जिसमें हम ये जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें किसी को पेमेंट करना है और उसको हमें पेमेंट करना है किसी 3 डेट पे, या फिर उसने अपनी तरफ से बताया कि इन 3 डेट में से आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन तीनों डेट का हम एवरेज निकालेंगे और जो भी एक डेट निकल कर आएगी उसको हमें पेमेंट करना होगा। तो इससे क्या होगा, ना ही डेटर को प्रॉब्लम होगी देने में और ना ही क्रेडिटर को प्रॉब्लम होगी लेने में। ठीक है, तो एवरेज डेट निकाली जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी एवरेज डेट ऑफ पेमेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है। असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स प्लस कैपिटल। सी ऑप्शन है हमारा कैपिटल इक्वल टू असेट्स प्लस लाइबिलिटीज और डी ऑप्शन है असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, बताइए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बैलेंस शीट बना के देख सकते हैं। बैलेंस शीट है ये हमारी। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखते हैं, असेट्स। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, उसके बाद लाइबिलिटीज। तो क्या हो जाएगा, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है असेट्स, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग अ चेक आर। अब हम यहाँ पर पूछा गया है कि चेक जो क्रॉस किए जाते हैं वो कितनी तरह के होते हैं।
2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के या फिर 6 तरह के? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल क्रॉसिंग, एक होता है हमारा स्पेशल क्रॉसिंग। सिंपल क्रॉसिंग वो होता है जिसमें हम चेक के साइड में 2 लाइन कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे ओनली। और जो हमारा स्पेशल क्रॉसिंग होता है उसमें चेक के साइड में अकाउंट पे ओनली के साथ साथ पर्टिकुलर बैंक का नाम भी लिखा जाता है, जैसे कि पंजाब बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसमें क्या होगा कि उसी बैंक के अकाउंट में उसका पेमेंट होगा। तो ये होता है हमारा सिंपल क्रॉसिंग फर्स्ट वाला, और सेकंड होता है हमारा स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में है बोथ DR एंड CR बैलेंस? ओके, आपको इसमें से बताना है कौन सा हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। ओनली कैश कॉलम में जो कैश बुक के लिए प्रिपेयर की जाती है, और कैश बुक में केवल बैंक कॉलम, या फिर जो कैश बुक और कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों में शो करेगा, या फिर ना तो बैंक के कॉलम में और ना ही कैश के कॉलम में? बताइए ऐसा कौन सा कॉलम है जो हमें डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी? सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, तो थोड़ा सा आप हर चीज का कॉन्सेप्ट समझ के चलिए तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बी आंसर कैसे है तो ये भी समझ लीजिए। आप किसी भी बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं तो हो सकता है वहां पर आपका अमाउंट डिपॉजिट भी हो, या ये भी हो सकता है कि आपका अमाउंट डिपॉजिट ना हो के आपने वहां से ज्यादा लोन ले रखा हो। तो ये भी हो सकता है कि वहां पर आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा शो करे, या ये भी हो सकता है कि वो आपका डेबिट के साथ साथ क्रेडिट बैलेंस भी शो करे। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आपने ज्यादा डिपॉजिट कर रखा है या फिर आपने वहां से लोन ले रखा है। तो यहाँ पे ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंस शो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द लोएस्ट एनक्लोजर ऑफ फाइलिंग इज द फाइल। अब यहाँ पर आपको बताना है लोएस्ट एनक्लोजर, यानी कि एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सबसे चीप जो फाइलिंग सिस्टम है वो कौन सा है। वायर फाइलिंग, हैंगिंग फाइलिंग, स्टैंडिंग फाइलिंग, या फिर बोथ बी एंड सी? आंसर करिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वायर फाइलिंग। वायर फाइलिंग सबसे चीपेस्ट सोर्स में आता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक आपको एक वायर चाहिए, और कहीं भी आप वॉल पे वो वायलन जो वायर है उसको वहां पे टंगा कर अपने जितने भी आपके लेटर्स आते हैं वो आप उस पे हैंग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो सिस्टम होता है ये सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस में सुटेबल होता है जहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर जो पेपर्स आते हैं, लेटर आते हैं, वो बहुत कम हो। क्योंकि अगर किसी कंपनी में ज्यादा लेटर आते होंगे तो वहां पे वायर पे उसको हैंग करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो वायर सबसे चीप है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही ये हम कह सकते हैं सक्सेसफुल होगा जहाँ पे हमारे जो लेटर्स हैं कम आते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोल्डर फाइल। अब कितनी तरह की फोल्डर फाइल्स होती हैं आपको ये बताना है। 1, 2, 3 एंड 4। क्या होगा यहाँ पर आंसर? देखिए अगर हम यहाँ पे फोल्डर फाइल की बात करें तो फोल्डर फाइल जो होती है हमारी 2 तरह की होती हैं। एक फोल्डर फाइल होती है हमारी सिंपल, और एक होती है हमारी नेम बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जो फोल्डर फाइल है वो हमारी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। आपको डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखिए जो फोल्डर फाइल होती है हमारी 2 तरह की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ फाइलिंग डिपेंड्स ऑन। अब जो फाइलिंग सिस्टम है वो आइडियल किस पर डिपेंड करता है, यानी कि हमें एक
फाइलिंग सिस्टम अडॉप्ट करना है और जो आइडियल सिस्टम हो यानी कि अच्छा सिस्टम माना जाए हमारी कंपनी के लिए, वो हम कैसे किस पे बेस्ड होगा या फिर हम उसको किस तरह से चूज करेंगे, कैपिटल, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन या फिर द फॉर्म ऑफ बिजनेस। देखिए, द आइडियल ऑफ फाइलिंग डिपेंड्स ऑन की बात की जा रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम ये सोचकर पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना है, वो हमारे बिजनेस के नेचर पे। अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हम जो वायर फाइलिंग है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो हम उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम, या फिर हम कबोर्ड फाइलिंग सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के फाइलिंग सिस्टम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ द फॉर्म ऑफ बिजनेस से ही पता लग सकता है कि हमारी कंपनी के लिए कौन सा फाइलिंग सिस्टम आइडियल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ साइन कार्ड। अब जो साइन कार्ड होते हैं उसका यूज कहाँ होता है, कार्ड इंडेक्सिंग में, वोवल इंडेक्सिंग में, लेटर बॉक्स इंडेक्सिंग में या फिर क्रॉस इंडेक्सिंग में, बताइए। क्या होगा, देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले आप कार्ड इंडेक्सिंग समझ लीजिए। कार्ड इंडेक्सिंग में 4 तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं, जिसमें से एक टाइप है हमारा साइन कार्ड, एक होता है नेम से, एक होता है किसी पर्टिकुलर एरिया से, एक होता है डेट से। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो साइन कार्ड एक इसका टाइप है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर बॉक्स इंडेक्स इज यूज। अब जो लेटर बॉक्स इंडेक्स है वो कहाँ यूज किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लार्ज बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। लेटर बुक इंडेक्स कहाँ पर हम यूज करेंगे, देखिए लेटर बुक इंडेक्स में क्या होता है, एक बुक प्रिपेयर की जाती है, उसमें सारे लेटर्स जो होते हैं वो वहाँ पे सेफली रखे जाते हैं स्टोर करके। ठीक है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है और ये स्मॉल बिजनेस में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब आपको बताना है कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है कॉमर्शियल बैंक का, प्रोवाइड सर्विसेज, अर्न प्रॉफिट, वेलफेयर ऑफ पीपल या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या होगा मेन ऑब्जेक्टिव कॉमर्शियल बैंक का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट को अर्न करना है, जबकि यहाँ पे प्रोवाइड सर्विसेज तो हर बैंक का काम होता है, फिर चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो, फिर चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो। ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल कोऑपरेटिव बैंक का काम है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट है इंडिया सेंट्रल बैंक इज। इसका आंसर बहुत सही से दीजिएगा क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बताइए। इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर क्या हो जाए, इंडिया सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कई स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में, अरे ये क्वेश्चन तो हमें आता है, वो जल्दबाजी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सेंट्रल बैंक इंडिया का पूछा गया है तो हमें यहाँ पर नाम बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिटेल ट्रेडर्स परचेज गुड्स। अब जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो माल खरीदते हैं होलसेलर से, कस्टमर से, सेल्फ प्रोडक्शन या फिर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, बताइए। रिटेल टेलर्स ट्रेडर्स जो होते हैं वो कहाँ से माल खरीदते हैं,
क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ए, फ्रॉम होलसेलर। देखिए इसकी एक चेन चलती है, सबसे पहले आएगा, आंसर इसका है फ्रॉम होलसेलर। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से जो माल खरीदता है वो होता है यहाँ पर होलसेलर, होलसेलर से माल खरीदेगा रिटेलर, रिटेलर से माल खरीदेंगे कस्टमर। इसके बीच में एजेंट भी आ जाते हैं, जो भी जो हेल्प करते हैं रिटेलर, होलसेलर और कस्टमर की, ठीक है। और ये भी हो सकता है डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स भी चला जाए, या फिर प्रोड्यूसर होलसेलर फिर कंज्यूमर हो जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है ये हर जगह ये वाली चेन अप्लाई हो, ठीक है, लेकिन अगर हम मेन चेन की बात करें तो यही होती है, ठीक है। प्रोड्यूसर, होलसेलर, फिर आता है रिटेलर, फिर आता है हमारा कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या है? क्रेडिट को एक्सपेंड करना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक तरह से संकुचित करना, ठीक है। एक्सपेंशन करना या फिर कॉन्ट्रैक्शन करना या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप क्रेडिट को किस तरह से कंट्रोल करोगे? देखिए यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल की बात की जा रही है, तो क्रेडिट कंट्रोल हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम अपनी मनी की सप्लाई को बढ़ा दें, या फिर अपनी मनी की जो सप्लाई है उसको कम कर दें। तो ये सिचुएशन बेस्ड होता है। अगर कहीं पर हमारी सप्लाई बहुत कम है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कहीं पर अगर मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है जिससे कि क्रेडिट कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, जो सप्लाई जहाँ पर हमारी ज़्यादा थी पहले हम उसको कम कर देंगे। तो हमें दोनों ही सिचुएशन में हम अपने क्रेडिट को कंट्रोल करके चल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ करेंसी सप्लाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन एसेंशियल प्रोडक्ट। अब एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए आपको बताना है प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, 0, 1, मोर देन 1 या फिर लेस देन 1। याद रखिएगा यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी गई है एसेंशियल कमोडिटी की। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा 0। क्योंकि 0 क्यों होगा? देखिए कोई भी इसेंशियल प्रोडक्ट है, फिर चाहे उसका प्राइस बढ़े या फिर घटे, हमें कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें वो प्रोडक्ट खरीदना है तो फिर उसका कोई भी प्राइस हो हम उसको खरीदेंगे ही। तो इससे क्या हुई, इलास्टिसिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, 0 होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन ले लीजिए, हमको अब कोई भी मेडिसिन है बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसका प्राइस बढ़ गया है लेकिन फिर भी हम खरीदेंगे। लेकिन कोई मेडिसिन ऐसी है कि उसका प्राइस बहुत कम हो गया है लेकिन हमें उसको जरूरत नहीं है, तो हम पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। यानी कि कोई भी कमोडिटी उसके प्राइस बढ़े या घटे, ना ही हम उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे और ना ही उसको हम कम कंज्यूम करेंगे। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हम उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की कमोडिटीज की जो हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो, हाँ, यहाँ पर क्या होगी, 0 रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोनॉमिस्ट गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेलफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिए। जो ऐसा कौन सा इकोनॉमिस्ट है जिसने इकोनॉमिक्स एज अ वेलफेयर के ऊपर डेफिनेशन दी थी? रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल ने या फिर जेके मेहता ने? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स जो थी उसको वेलफेयर के साथ उसका कंपेयर किया था कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यू ऑफ सर्विस टू लेबर इज बेस्ड, दिस स्टेटमेंट इज, यानी कि जो हमारी सर्विस है वो हमारे जो लेबर की जो सेवा होती है उसका अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो वो क्या है, उसका वेज से है। यानी कि वो काम करेगा तो उसको हमें वेज देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर जीन, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर सेलिगमन या फिर प्रोफेसर माल्थस? बताइए।
क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ये भी स्टेटमेंट जो है वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ये स्टैटिक है, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। लेबर इज एन डैश मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब लेबर हमारा किस तरह का प्रोडक्शन है? एक्टिव है, इनएक्टिव है, डायनेमिक है या फिर नन ऑफ दीज है? बताइए। लेबर किस तरह का है प्रोडक्शन हमारा? प्रोडक्शन ऑफ मीन्स देखिए, लेबर जो होता है वो हमारा एक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ पर अब आप समझ लीजिए एक्टिव क्यों है, क्योंकि लेबर क्या करता है, हम कुछ ना कुछ काम वो करेगा। ठीक है, जबकि इसके अगर हम कंपेयर करें कि इनएक्टिव कौन सा होगा, तो इनएक्टिव हमारा लैंड होता है, वो एक जगह है, हमें उस पर काम करना है, यानी कि किसी दूसरे की हेल्प से हम उसका बेनिफिट लेंगे। लेकिन लेबर के लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, लेबर से हम डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो लेबर हमारा एक्टिव है और इनएक्टिव पूछा जाए तो लैंड हमारा इनएक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। होप यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में नंबर लिख दीजिएगा, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी बता दीजिएगा, हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।